Dear student, today we reach at lecture number 10. तो before starting the lecture number 10 हम ऐसा करते हैं कि previous देख लेते हैं कि previous lecture में हमने जो है वो क्या किया था. What we did in previous lecture, first we did the unadjusted trial balance. हमने उसको देखा था कि unadjusted trial balance जो है वो क्या होता है, and then we make adjustment. हमने कुछ adjustment entries की थी वर्कशीट में, और उसके बाद हमने क्या किया था कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था. जो हमने एडजस्टमेंट की थी उसको इनकॉर्पोरेट किया था अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. जब हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया था उसके बाद हमने जो है वर्कशीट में उसको पोस्ट किया था इनकम स्टेटमेंट में. जो आइटम जो उनसे रिलेट करते थे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो उनसे थे उसको हमने पोस्ट कर दिया था इनकम स्टेटमेंट में. और उसके बाद हमने जो आइटम रिलेट करते थे एसेट्स और लायबिलिटीज़ वो हमने पोस्ट की थी बैलेंस शीट में. और उसके बाद हमने देखा था कि जो उनसे इनकम हमारे पास कितनी आ रही है. हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो चेक किया था, वो इक्वल आ गया था. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को चेक किया था, दैट्स बिकम इक्वल. उसके बाद अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की बात की थी, दैट्स अगेन बिकम इक्वल. बट इनकम स्टेटमेंट इज़ नॉट इक्वल एंड देन द बैलेंस शीट इज़ अगेन दैट इज़ नॉट इक्वल. तो हमने फिर फाइंड किया था कि जो बैलेंस जो है हमारा नहीं आ रहा, जो अमाउंट हमने फाइंड की थी दैट इज़ द नेट इनकम, वो हमारी नेट इनकम थी. और उसके बाद उसको हमने नेक्स्ट एडजस्ट किया था उसको बैलेंस शीट में. और इन सारी चीज़ों को गैदर करके हमने बताया था कि दिस इज़ द वर्कशीट ऑन वन पेज. वी मेक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन एडजस्टमेंट, देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट. राइट. उसके बाद हमने क्या किया था कि इनकम स्टेटमेंट को जिनसे सेपरेट बनाया था कि उसने नेट सोल्यूशन ने 2 मंथ्स में क्या अर्न किया. और उसके बाद हमने रिटेन अर्निंग बनाया था जिसमें से हमने डिविडेंड को माइनस कर दिया था, जो हमने शो किया था एसेट में, बैलेंस शीट में एसेट में शो किया था 4000 से और डेबिट साइड पे. तो उसके बाद हमने क्या किया कि एट द एंड हमने जो है वो बैलेंस शीट बनाई थी. और बैलेंस शीट में हमने जो है एक तो रिटेन अर्निंग को शो किया था, इक्विटी में जो थोड़ा सा चेंज था एज़ कम्पेयर टू द वर्कशीट में से जो हमने आइटम उठाए थे. और उसके बाद जो हमारा ऑफिस इक्विपमेंट था उसमें हम थोड़ी सी चेंज लेके आए थे. दिस इज़ आवर प्रीवियस लेक्चर. और उसके बाद लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर. आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि एडजस्ट करेंगे अकाउंट्स को और क्लोजिंग इंट्रीज जो है वो हम जो है प्रिपेयर करेंगे, पास करेंगे. और ये लर्न करेंगे कि क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो किस लिए की जाती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज का मकसद क्या है, और वो किन किन अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, किन किन अकाउंट्स को जो है वो क्लोज नहीं करते और क्यों किया जाता है. तो आज हम जो है इसको करेंगे. और ये जो हम क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे इसके बाद जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा. राइट. तो let's see the closing entry. If a worksheet has been prepared, the data for these entries are in the adjustment column. तो adjustment column में उसका data आ जाता है. and then closing the books. Closing entry, transfer the temporary account balance to update the retain earning account. जो temporary account होते हैं उनके बैलेंस को हम क्या करते हैं, मूव कर देते हैं किसमें, रिटेन अर्निंग अकाउंट में. हम जो है ट्रांसफ़र द टेम्परेरी अकाउंट बैलेंस टू अपडेट द रिटेन अर्निंग अकाउंट. तो जो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं. और वो क्लोज करने का मकसद क्या होता है कि हम रिटेन अर्निंग के अकाउंट को अपडेट कर दें. सेकंड क्या करते हैं, रिड्यूस द बैलेंसेस इन द टेम्परेरी अकाउंट टू द ज़ीरो टू प्रिपेयर द नेक्स्ट पीरियड पोस्टिंग. अब जो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं उसका जो बैलेंस होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो टेम्परेरी अकाउंट है वो कौन कौन से हैं. राइट. परमानेंट अकाउंट कौन कौन से हैं. और उस बैलेंस को जो है वो ज़ीरो कर दिया जाता है
जो टेम्प्रेरी अकाउंट्स होते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए जो है अगर हम उसको ज़ीरो नहीं करते तो क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर में जो नेक्स्ट पीरियड में या नेक्स्ट ईयर में जो प्रीवियस पीरियड का बैलेंस होगा वो भी उसमें आ रहा होगा। तो दैट इज इट। तो हमें ये मालूम करना कि इस मंथ के जो है एक्सपेंस क्या थे, नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंस क्या थे, तो तब हमें जो है वो प्रॉब्लम जो है वो पेश आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर तो वो कंपनी जो है पीरियडिकली जो है बैलेंस शीट बना रही होती है, इनकम स्टेटमेंट बना रही होती है, या अपने अकाउंट को क्लोज कर रही होती है मींस मंथली, तो वो फिर मंथली तौर पे जो है इन बुक्स को, इन अकाउंट्स को, जो टेम्प्रेरी अकाउंट्स हैं उनको क्लोज कर देते हैं एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट मंथ अकाउंट, तो वो अपडेट हो जाते हैं। लेट्स सी द टेम्प्रेरी और परमानेंट अकाउंट। टेम्प्रेरी अकाउंट्स कौन से होते हैं हमारे पास? दैट इज ऑल रेवेन्यू अकाउंट, दे आर टेम्प्रेरी अकाउंट्स। रेवेन्यू में जैसे हमने जो है सेल की, वो रेवेन्यू हमारा आ गया, हमने जो है सर्विसेज प्रोवाइड की, वो हमारा रेवेन्यू आ गया, हमने रेंट की, वो हमारा रेवेन्यू आ गया। दीज ऑल आर टेम्प्रेरी अकाउंट। उसके बाद सेकंड इज द एक्सपेंसेस अकाउंट, बिकॉज वी हैव टू क्लोज इट फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद, 2 महीने के बाद या साल के बाद हमने इसको क्लोज करना होता है ताकि नेक्स्ट ईयर की जो असेसमेंट है वो हमारे पास हो सके। एंड देन सेकंड इज द ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट। अब अगर हम जो है स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, दैट इज़ फॉर 1 ईयर, 1 मंथ, 1 ईयर की बना रहे हैं, तो वी विल क्लोज इट फॉर 1 ईयर। तो हमें पता चलेगा कि 1 साल में क्या एक्सपेंसेस हुए। तो देयर आर सर्टेन बिजनेस, दे आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड दे वांट टू नो दैट हाउ मच आर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर 1 मंथ। तो वो हम चेक कर लेंगे। तो फिर तब क्या होता है कि 1 मंथ के बाद अकाउंट्स जो है टेम्प्रेरी अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है। इसी तरह रेवेन्यू अकाउंट्स को भी 1 मंथ के बाद क्लोज कर दिया जाता है। एंड देन द डिविडेंड्स अकाउंट, तो डिविडेंड अकाउंट जो है दैट इज द सिंगल अकाउंट, उसको भी क्लोज कर दिया जाता है आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और व्हाट आर द परमानेंट अकाउंट्स? ऑल एसेट्स अकाउंट्स, एसेट्स अकाउंट जो है, ऑल एसेट्स अकाउंट्स आर द परमानेंट अकाउंट। जैसे हमने जो है स्टार्टिंग में लर्न किया था कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम द, जो हम उसको लर्न करते हैं, वी स्टार्ट इट फ्रॉम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं दे आर मच इंटरेस्टेड टू सी द बैलेंस शीट, तो हम उसमें वो बैलेंस शीट को जो है वो एनालाइज करना जो है वो पसंद करते हैं। तो अगर हम बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे, इट मीन द बिजनेस इज गोइंग टू क्लोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल एसेट्स अकाउंट, जितने भी एसेट्स हैं वो उनके अकाउंट्स जो हैं दे आर परमानेंट अकाउंट। ऑल लायबिलिटीज अकाउंट दे आर परमानेंट अकाउंट, और वो अकाउंट्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट, शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट इज आल्सो परमानेंट अकाउंट, और उसको भी मेंटेन किया जाता है until and unless the business is running। जब तक बिजनेस जो है वो रन कर रहा होता है या बिजनेस जो है वो कायम होता है, तब तक जो है इन अकाउंट्स को जो है वो परमानेंट अकाउंट कंसिडर किया जाता है। जब बिजनेस जो है डिजॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो तब हम क्या करते हैं कि इसको क्लोज कर देते हैं इन अकाउंट्स को भी। तो तब जो है बिजनेस ज़ीरो हो जाता है, जो पैसे देने लेने वो ख़त्म कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये अकाउंट्स जो है ये टेम्प्रेरी अकाउंट्स कैसे आते हैं और परमानेंट अकाउंट्स कैसे होते हैं। लेट्स सी नंबर 1 इज़ द इंडिविजुअल रेवेन्यू। इंडिविजुअल जो है रेवेन्यू जो है वो आप जो है क्लोज करते हैं, देन यू पुट द बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेवेन्यूज़ इनटू द इनकम समरी। इनकम समरी में जो है आप उसको पुट कर देते हैं। दैट इज़ जो रेवेन्यू का हमारे पास बैलेंस होता है, दैट इज़ द क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो उसको आपने क्लोज करना होता है, देन यू पुट द बैलेंस टू द इनकम समरी, वो आप उसको क्रेडिट साइड पे पुट कर देते हैं। एंड देन द सेकंड इज़ द इंडिविजुअल एक्सपेंसेस। इंडिविजुअल एक्सपेंसेस जो है, जितने भी एक्सपेंसेस जो है आपने किए हैं फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसका बैलेंस आपके पास डेबिट होता है, एक्सपेंसेस ऑल और डेबिट। तो उसको आप क्या करते हो कि देन यू पुट इट टू द इनकम समरी अकाउंट टू द डेबिट साइड। एंड देन आप द थर्ड स्टेप इज़ कि जो आपका रेवेन्यू है उसमें से आप एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, एंड द बैलेंस विच रिमेन्स, जो आपका टैली नहीं कर रहा होता, दैट इज़ द बैलेंस, इधर दैट इज़ द नेट इनकम
or net losses, then you transfer that balance to the retained earning account, right? तो अगर तो वो इनकम है तो वो आप जो से क्रेडिट साइड पे शो करेंगे. इफ दैट इज लॉस तो देन यू विल शो इट टू द डेबिट साइड. And the retained earning is the permanent account that, and the other shown are the temporary account. तो जो retained earning है वो हमारी जो से permanent accounts है जो middle of the picture जो सा आ रहा है. और उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ जाता है डिविडेंड. तो डिविडेंड जो सा that is an expense और उसको ज़ीरो करने के लिए जो सा आप क्या करते हैं कि उसको शो कर देते हैं retained earning में, that is on the डेबिट साइड. सो लेट्स सी कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो सी है वो किस तरह परफॉर्म की जाती है. देन द पोस्टिंग ऑफ क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के कैसे पोस्ट किया जाता है. क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को प्रूव्स द equality of the total debit balances and the total credit balances after the closing entry have been made. should contain only the permanent account. क्लोज कर दिया जाता है, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट कर दिया जाता है और उसके बैलेंस को ज़ीरो कर दिया जाता है और सिर्फ हमारे पास उन अकाउंट्स को शो किया जाता है दोज विच आर द परमानेंट अकाउंट. और जैसा मैंने आपको बताया था दैट इज़ ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एंड द ऑनर इक्विटीज़ अकाउंट. द क्लोजिंग प्रोसेस, व्हाट्स हैपन, लेट्स सी. राइट, तो क्या होता है कि इनकम समरी में हम जो से अपने जो से बैलेंसेस को, रेवेन्यू को पोस्ट करते हैं इनकम समरी में और एक्सपेंसेस को पोस्ट करते हैं इनकम समरी में. तो रेवेन्यूज आर ट्रांसफर टू द इनकम समरी ऑन द राइट साइड. रेवेन्यू को हम जो से इनकम समरी में क्या करते हैं राइट साइड पे पोस्ट कर देते हैं, दैट इज द क्रेडिट साइड. और हम क्या करते हैं कि एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू द इनकम समरी. एक्सपेंसेस को हम जो सा इनकम समरी में जो सा वो डेबिट साइड पे शो कर देते हैं. नेट इनकम और नेट लॉस इज ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों का बैलेंस जो सा वो निकाला जाता है और देखा जाता है कि जो बैलेंस बाकी है इधर दैट इज़ प्रॉफिट और दैट इज़ लॉस, उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किस में, रिटेन अर्निंग में. और उसके साथ साथ अगेन डिविडेंड्स आर ट्रांसफ़र टू द रिटेन अर्निंग. डिविडेंड को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. और उसके बाद जब जो नेट बैलेंस हमारे पास बचता है सारी एक्टिविटीज़ के बाद दैट इज़ द रिटेन अर्निंग. वो हमारे पास सिर्फ रिटेन अर्निंग बच जाती है जिसको हमने पोस्ट करना होता है कहाँ पे, शेयर होल्डर इक्विटी में. तो कहते हैं कि जो इनकम समरी है इट डज़ नॉट अपीयर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये जो इनकम समरी है दैट ये बनाया जो सा जाता है दैट इज़ जस्ट फॉर कि इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि बैलेंसेस को ज़ीरो कर लिया जाए. लेट्स सी कि क्लोजिंग प्रोसेस जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है. ये जो हमारे पास बैलेंसेस आ रहे हैं दीज आर द एडजस्टेड बैलेंसेस. जो भी हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज की थी तो हमारे पास जो एडजस्टेड बैलेंसेस आ रहे थे ये वो एडजस्टेड बैलेंसेस हैं. वेजेस के हमारे पास आए 4525, रेंट एक्सपेंसेस आया हमारे पास 1600, depreciation 50, utility 985, supplies 2040 and miscellaneous expenses 455. Let's see the other side is the fee earned, that is 16,840 and the rent revenue is 120. तो अब क्या करेंगे कि हम step 1 debit each revenue account for the accounts of its balance and credit the income summary. अब हम क्या करेंगे कि जितना भी फ़ी अर्न हमने की है उसको हम डेबिट कर देंगे. डेबिट ईच रेवेन्यू अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ इट्स बैलेंस. जो बैलेंस है हमारे पास बैलेंस फ़ी अर्न का कितना, डेट इज 16,840. वो क्रेडिट था, उसी अमाउंट से हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया. रेंट का बैलेंस जो है वो हमारे पास क्या था, क्रेडिट था, और उसी अमाउंट से हमने उसको डेबिट कर दिया 120 से. एंड क्रेडिट द इनकम समरी फॉर द टोटल अमाउंट. तो हमने क्या किया कि इनकम समरी को क्रेडिट किया
total amount is how much? That is 16,960, right? कि हमने क्या किया कि वो दोनों का टोटल लिया और उसको हमने क्रेडिट कर दिया इनकम समरी अकाउंट को। उसके बाद हम अब चलते हैं एक्सपेंसेस पे। डेबिट हमने किया जो उनसे इनकम समरी को फॉर द टोटल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ईच एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर इट बैलेंस। तो या तो हम ये करते हैं कि जो उनसे सबसे पहले हमने टोटल किया जितने भी एक्सपेंसेस थे, तो टोटल हमारे पास कितना है? दैट इज़ 9,775। वो हमने क्या किया कि डेबिट कर दिया इनकम समरी को, और उसके बाद हमने क्या किया कि जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको हमने क्रेडिट कर दिया विद द सेम अमाउंट जो उनकी डेबिट में आ रही थी, राइट? कि जैसे आप देखें कि वेजेस एक्सपेंसेस हैं उसको हमने किया 4,525, रेंट एक्सपेंसेस हैं उसको हमने किया 1,600, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है उसको हमने किया 50 से, यूटिलिटी एक्सपेंसेस 985, सप्लाइज एक्सपेंसेस 2040, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 100 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 455। तो ये सारे डेबिट थे, इनको हमने क्रेडिट कर दिया और इन सब के टोटल को हमने डेबिट किया इनकम समरी को। दिस इज द सेकंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। डेबिट इनकम समरी फॉर द अमाउंट ऑफ इट्स बैलेंस, और यहाँ पे अब हमारे पास बैलेंस कितना था? डेबिट बैलेंस जो है हमारे पास 9,775 था, क्रेडिट बैलेंस हमारे पास 16,960 था। तो अब हमने क्या किया कि डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया तो हमारे पास क्या बैलेंस आ गया? डेबिट बैलेंस आ गया। अब इस डेबिट बैलेंस को हमने जो है वो कंटेन किया और उसको पोस्ट कर दिया रिटेन अर्निंग में क्रेडिट साइड पे, बिकॉज दैट इज द इनकम। इन दिस केस वी हैव द इनकम। हमने उसको दोनों रिटेन अर्निंग में क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया। और उसके बाद स्टेप 4 में क्या हुआ कि हमने क्या किया कि डेबिट किया रिटेन अर्निंग को फॉर द बैलेंस ऑफ द डिविडेंड एंड द क्रेडिट द डिविडेंड फॉर द सेम अमाउंट। अब आप ये देखें कि डिविडेंड को हमने क्या किया, डिविडेंड का हमारे पास बैलेंस कितना था? दैट इज डेबिट 4,000, उसको हमने क्लोज करना है। तो जब भी आपने क्लोज करना है, हमने सारी ट्रांजैक्शन में यही किया कि जितना डेबिट है तो उतनी अमाउंट से हम क्रेडिट कर देंगे, अगर जितना क्रेडिट है तो उतनी अमाउंट से हम डेबिट कर देंगे। बट दिस इज ओनली फॉर द टेम्परेरी अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट्स के लिए। तो अब डिविडेंड को हमने, हमारे पास डेबिट बैलेंस था, हमने उसको क्रेडिट कर दिया 4,000 से, और रिटेन अर्निंग को हमने क्या किया? डेबिट किया विद द सेम 4,000 अमाउंट से। Let's see what's happened next. अब ये जो हमने सारा प्रोसेस किया ये क्या था? सबसे पहले हमने रेवेन्यू को क्लोज किया था, that is showing in the light blue color, and then जो से हमने एक्सपेंसेस को क्लोज किया, रॉयल ब्लू में आपको नज़र आ रहे हैं, एंड देन क्लोजिंग जो हमने की थी इनकम समरी की, जो हमने आपको बताया था कि ये इनकम समरी जो सी है ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाती या इसका बैलेंस नहीं जाता, तो देन वी क्लोज इट द इनकम समरी, एंड देन एट द एंड वी क्लोज द डिविडेंड। डिविडेंड को भी हमने क्लोज कर दिया। तो जब ऑल टेम्परेरी अकाउंट्स जो हमने लर्न किए थे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेरी अकाउंट, तो हमने उन तीनों को क्लोज कर दिया। लेट्स सी व्हाट्स हैपन आफ्टर द क्लोजिंग एंट्रीज आर पोस्टेड, ऑल ऑफ द टेम्परेरी अकाउंट हैव जीरो बैलेंस। तो जीरो बैलेंस हमारे पास जो है टेम्परेरी अकाउंट्स का आ गया। अब जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा या नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा तो अगेन जो है वो एक्सपेंसेस जो है दोबारा इनकट करने शुरू कर देंगे, और उसका जो बैलेंस हमारे पास आएगा दैट इज रिलेट टू ओनली दैट स्पेसिफिक पीरियड। अगर हम इसको क्लोज ना करते तो प्रीवियस बैलेंस हमारे पास ऐड हो रहा होता। तो अब ये है कि वो बैलेंस जो है हमारे पास ऐड नहीं हो रहा, हमने क्लोज कर दिया, एंड दिस इज नाउ वी हैव द जीरो बैलेंस। जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो हमारे अगले मंथ के एक्सपेंसेस या इनकम जो है वो शो करेंगे। अब हमने क्या किया, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस नेट सोल्यूशन हेडिंग डी, देन पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दिसंबर 31, 2005, और उसके बाद हमने क्या किया कि जो है वो ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर किया, कैश अकाउंट हमारे पास आ गया। अब यू कैन सी
कि इस ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कोई एक्सपेंस जो है वो नहीं शो हो रहा, राइट। डिड यू फाइंड एनी एक्सपेंस इन दिस ट्रायल बैलेंस? नो। और उसके बाद राइट, एनी अर्निंग? नो, इसमें हमारे पास कोई भी अर्निंग जो है वो भी शो नहीं हो रही। जस्ट वी कैन फाइंड द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड द कैपिटल स्टॉक। उसके अलावा हमारे पास इसमें कोई और चीज़ जो है वो नहीं आ रही। और यू कैन सी दैट ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आर द परमानेंट अकाउंट। एसेट्स हमारे पास परमानेंट अकाउंट है, एंड देन द लाइबिलिटीज दे आर परमानेंट अकाउंट, एंड रिटेन अर्निंग and the capital stock, retain earning and the capital stock are also the permanent account. तो उसके बाद हमने टोटल टैली किया तो that is 29,645, 29,645 that is same, so it mean कि हमने जो कुछ किए अभी तक that is correct. उसके बाद let's see closing the temporary equity account. The closing process get the temporary account ready for the next accounting period. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो accounts हैं now they are ready for next accounting period. Close the revenue accounts to income summary, close the expense account to income summary. अब जो भी हम revenue है उसको I repeat it again कि हमने रेवेन्यू को क्या किया था, रेवेन्यू का बैलेंस जो है डेट इज़ क्रेडिट, तो हमने उसको डेबिट कर दिया था इनकम समरी से। एंड देन एक्सपेंस जो उनसे डेबिट होते हैं हमने उनको क्रेडिट कर दिया इनकम समरी से। एंड देन क्लोज द इनकम समरी अकाउंट टू द रिटेन अर्निंग। तो इनकम समरी का जो हमारे पास बैलेंस आया था उसको हमने क्लोज कर दिया था। इफ़ दैट इज़ डेबिट दैट इट्स मीन that we have the earning, if that is credit that it's mean that we are bearing the loss. And then at the end हमने क्या किया था, close the dividend to the retain earning, और हमने dividend को भी close कर दिया था retain earning पे। and then we have remain only the retain earning account. Now we will see the JJ Loans Care Services how he would make the closing entries. क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो किस तरह की जाएंगी, जेजे लोन्स जो है वो किस तरह इसको मेंटेन करेगा। पहले तो हमने ये किया था ना कि हमने अकाउंट्स को कैसे क्लोज करना है। अब अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए जो है हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज का होना जो है दैट इज़ वेरी नेसेसरी। तो जर्नल एंट्री जो है व्हेन वी आर गोइंग टू डू समथिंग, तो जर्नल एंट्रीज का होना हमारे पास जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सिंस सेल्स रेवेन्यू हैज़ ए क्रेडिट बैलेंस द क्लोजिंग एंट्री रिक्वायर्ड ए डेबिट टू द सेल्स रेवेन्यू अमाउंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेल्स रेवेन्यू जो है वो आपका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। द क्लोजिंग एंट्री रिक्वायर्ड ए डेबिट टू द सेल्स रेवेन्यू अकाउंट। तो अब उसको क्लोज करने के लिए उतनी अमाउंट से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो नीचे अगर आप देखें हमने क्या किया कि जर्नल एंट्री जो उसकी पास की है दैट इज़ द सेल्स रेवेन्यू 750, और क्रेडिट हमने किसको की है, इनकम समरी को। इनकम समरी को हमने क्रेडिट कर दिया दैट इज़ 750, और नीचे हमने नरेशन दे दी है दैट इज़ टू क्लोज द रेवेन्यू अकाउंट। और ये एंट्री हमने कब की है, when we are going to close the account that is May 31st को हमने ये एंट्री जो है वो की है। अब देखें कि इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा कि सेल्स जो है वो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू क्या हुआ कि 750 जो है वो हमने क्या किया था, इसको डेबिट कर दिया था, और उसी बैलेंस को हमने पुट कर दिया इनकम समरी को हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। इनकम समरी 750 से क्रेडिट होगी। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सिंस द एक्सपेंसेस अकाउंट हैव ए डेबिट बैलेंस। जैसे हमने पहले बताया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू का जो नॉर्मल बैलेंस होता है डेट इज़ क्रेडिट, और एक्सपेंसेस का जो नॉर्मल बैलेंस है डेट इज़ डेबिट। एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है डेट इज़ डेबिट, एंड लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी नॉर्मल बैलेंस आर क्रेडिट। तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ये आई यूज टू रिपीट इट इन मोस्ट ऑफ द लेक्चर कि आपको जो है वो याद रहें।
तो अब देखते हैं कि ये क्या हुआ कि एक्सपेंसेस का बैलेंस जो सा डेबिट होता है, द क्लोजिंग एंट्री रिक्वायर्ड टू क्रेडिट टू द एक्सपेंस अकाउंट। तो क्लोजिंग एंट्री क्या कहती है कि इट्स रिक्वायर्ड टू क्रेडिट द एक्सपेंसेस टू क्लोज द अकाउंट्स। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्सपेंस को तो हमने क्रेडिट कर देना है, जितने भी एक्सपेंसेस थे। लेट्स सी कि कौन कौन से थे। गैसोलीन था, अगर आपको याद हो तो हम दो ही एग्जांपल जो सी हैं वो लेकर चल रहे हैं पैरेलल पे। एक नेट सॉल्यूशन की कंपनी थी, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और एक कंपनी जो सी है दैट इज़ द जेजे लोन्स कंपनी। तो आई होप कि आपको वो ट्रांजैक्शन जो सी हैं वो याद हो चुकी होंगी कि उसने उसमें क्या किया था। तो गैसोलीन एक्सपेंस ये किए थे 50 के, and then the depreciation expenses tool and equipment that is 50, and the depreciation expenses for truck that is 250। तो हमने क्या किया कि एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है तो इसको क्लोज करने के लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, एंड देन वी डेबिट द इनकम समरी। इनकम समरी को हमने डेबिट कर दिया 350 से, एंड एट द एंड ऑफ दिस ट्रांजैक्शन हमने एक नरेशन पास की दैट इज टू क्लोज द एक्सपेंस अकाउंट। ये एंट्री इसलिए पास हुई है दैट इज टू क्लोज द एक्सपेंस अकाउंट। लेट्स सी कि उसका इफेक्ट क्या हुआ। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, जेजे लोन्स कंपनी के गैसोलीन के एक्सपेंस था 50, वो डेबिट था, हमने उसको क्रेडिट किया, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड देन द टूल एक्सपेंसेस, टूल एंड इक्विपमेंट दैट इज 50, वो भी हमने जो सा क्रेडिट कर दिया। एंड देन ट्रक एक्सपेंसेस 250, वो भी हमने क्रेडिट किया। एंड देन इन सब का जो सा हमने टोटल लिया दैट इज़ 350, उसको हमने क्या किया कि इनकम समरी में डेबिट कर दिया, दैट इज़ 350। तो अब इसका बैलेंस लिया तो दैट द बैलेंस इज डेबिट, दैट इज़ 400, दैट इज़ द नेट इनकम, राइट। उसके बाद since the income summary has a $400 credit balance, the closing entry require a debit to the income summary, right। अब क्या था, इनकम समरी है उसका बैलेंस जो सा हमारे पास क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। हाउ मच, 400। अब उसको क्लोज करना है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा कितने से, 400 से, और क्रेडिट किसको करेंगे, रिटेन अर्निंग को। और उसके बाद जो सा इनकम समरी जो सा ये भी एक टेम्परेरी अकाउंट हमने बनाया था, इट विल क्लोज। तो हमने क्या किया कि इनकम समरी $400 क्रेडिट टू रिटेन अर्निंग $400। 31 मई को हमने ये ट्रांजैक्शन की टू क्लोज द इनकम समरी अकाउंट। इनकम समरी अकाउंट को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब इसका इफेक्ट देखते हैं क्या हुआ कि इनकम समरी का जो बैलेंस हमारे पास था वो 400 आ रहा था, डेट इज़ क्रेडिट, तो हमने डेबिट किया। एक्सेसिव आ रहा था तो हमने डेबिट किया। डेबिट करने के बाद हमारा जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो गया इनकम समरी का। एंड देन रिटेन अर्निंग में हमारे पास अमाउंट जो है वो आ गई क्रेडिट, दैट इज़ $400। उसके बाद देखते हैं जेजे लोन्स ने क्या किया। सिंस द डिविडेंड अमाउंट हैज़ ए डेबिट बैलेंस, द क्लोजिंग एंट्री रिक्वायर ए क्रेडिट टू द डिविडेंड अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड का जो बैलेंस है दैट इज़ द डेबिट बैलेंस, उसको ज़ीरो करने के लिए आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी डिविडेंड के नाम से ही, जिसमें आप डिविडेंड को क्रेडिट करेंगे विद द सेम अमाउंट जो आपका बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है। तो एज यू कैन सी वी क्रेडिट द डिविडेंड 200, और उसके बाद हमने क्या किया, देन वी डेबिट द रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया विद अमाउंट 200। एंड दिस एंट्री, द कॉज ऑफ दिस एंट्री टू क्लोज द डिविडेंड अकाउंट। नरेशन हमने डिटेल जो है वो मेंशन कर दी उसके नीचे कि ये एंट्री हमने क्यों की है। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि डिविडेंड अकाउंट जो सा था वो डेबिट था, 200 से हमने क्रेडिट किया, देन इट्स बिकम ज़ीरो। ये भी टेम्परेरी अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। एंड देन द रिटेन अर्निंग का हमारे पास बैलेंस था 400, हमने इसमें डिविडेंड जो है वो डेबिट कर दिए, और हमारे पास अब बैलेंस जो है वो कौन सा बच रहा है, 200, दैट इज़ द क्रेडिट बैलेंस।
200 इज द एक्सेसिव। एक्सेसिव किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो ये हमने क्या किया कि डिविडेंड अकाउंट को क्लोज कर दिया। आफ्टर क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड बाय द जेजे। ट्रायल बैलेंस जो है वो जेजे का कैसे लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको देखें तो हमारे पास वी कैन सी कि हमारे पास कोई एक्सपेंस जो है वो we didn't find any expense in this closing trial balance। इसमें हमारे पास कोई जो है वो एक्सपेंस जो है वो नहीं मिल रहा। एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द लायबिलिटी साइड पे। अगर हम देखें तो हमारे पास रेवेन्यू भी जो है क्रेडिट साइड पे हमारे पास कोई रेवेन्यू भी जो है नहीं आ रहा। दीज ऑल आर जस्ट, और डिविडेंड भी हमारे पास नहीं आ रहा। तो दोनों जो भी तीन हमारे पास टेम्परेरी अकाउंट्स थे वो हमें इस ट्रायल बैलेंस में, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जिसको कहा जाता है, उसमें हमें नहीं मिल रहे। तो इसमें हमारे पास क्या है? कैश है, दैट इज 3920, अकाउंट रिसीवेबल 75, टूल्स एंड इक्विपमेंट 2650 और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन टूल्स एंड इक्विपमेंट, और वो हमने क्या किया हुआ डेबिट की हुई है। या तो माइनस कर दें या डेबिट कर दें। तो यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस है इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया हुआ है। माइनस कर देंगे तो दैट इज समथिंग एल्स, मतलब इफेक्ट इसका सेम आएगा। तो यहाँ पे हमने उसको, माइनस का मतलब ही यही है कि हमने उसको क्रेडिट कर दिया। एंड देन ट्रक का भी आप देखें, यू कैन सी कि अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन इज क्रेडिट 250, नोट पेएबल 13,000, अकाउंट पेएबल 150, कैपिटल स्टॉक $8,000 एंड द रिटेन अर्निंग इज 200। एंड अगेन हमने क्या किया एट द एंड दोनों साइड्स को जो है वो बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद हमें पता चला कि दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, 21,650 एंड 21,650। लेट्स सी, अब हमारे पास जो है evaluating the business, evaluating profitability, evaluating solvency। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है क्लोजिंग एंट्रीज आ गई। तो अब हमारे पास जो एडजस्टेड क्लोजिंग एंट्री के बाद जो हमारे पास क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आया था, उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास उसमें जो है वो अवेलेबल था, दैट इज़ ओनली द एसेट्स, लायबिलिटी एंड द दैट इज़ लायबिलिटीज एंड द रिटेन अर्निंग ऑनर इक्विटी। तो वैल्यूएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होता है कि डिड द बिजनेस अर्न ए प्रॉफिट और लॉस इन द करंट पीरियड, व्हाट इज द बिजनेस फ्यूचर पोटेंशियल फॉर ए प्रॉफिट। तो अभी हम पहले जो है फर्स्ट स्टेप को चेक करते हैं, डिड द बिजनेस अर्न ए प्रॉफिट और लॉस इन द करंट पीरियड। तो अब ये हमें जो है ये बताएगा, जो हमारा क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस था उसमें हमें पता चलता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया, वो हमें कहाँ से पता चल रहा है? दैट इज़ फ्रॉम द रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग से हमें जो है वो शो हो रहा है कि बिजनेस ने हमारे पास, वी कैन सी दैट इज़ द 200। तो मई के मंथ में जो बिजनेस ने अर्निंग की है आफ्टर पेइंग द डिविडेंड एवरीथिंग, दैट इज़ 200। तो इट्स मीन के बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है, राइट। और अगर बिजनेस प्रॉफिट में ना होता तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग जो है ना होती, या फिर जो है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल स्टॉक में से हम माइनस कर रहे होते लॉसेस को। तो लॉसेस जो है वो भी हमें पता चल जाता कि कितने लॉसेस हैं। एंड व्हाट इज़ द बिजनेस। अच्छा, अब तो हमें ये तो पता चल गया कि बिजनेस ने जो एक मंथ्स में ऑपरेशन किया था, तो वो तो हमें पता चल गया कि एक महीने में उसने प्रॉफिट जो है वो अर्न किया कि नहीं किया। और उसके बाद जो है डिसीजन मेकर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये भी चेक करना चाहते हैं कि फ्यूचर में अब इसके पास क्या पोटेंशियल्स हैं। अगर तो लॉस था तो इट्स मीन कि अब नेक्स्ट मंथ जो है वो क्या इनकी स्ट्रेटजीज़ क्या होगी, क्या प्लानिंग्स होंगी कि ये आगे जो है वो अपने स्ट्रेटजीज़ को चेंज करते हैं तो नेक्स्ट मंथ में ये प्रॉफिट जो है वो अर्न करेंगे कि नहीं करेंगे, या क्या साहब को तो करते। देन व्हाट द बिजनेस इज़ द फ्यूचर पोटेंशियल, कि उसने कोई ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि फ्यूचर में उसको कोई अर्निंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। And then evaluating the solvency, does the business have assets available to pay the debts as they are due?
अब सेकंड चीज़ जो सी हमारे पास आ जाती है, द बिज़नेस के पास इतने एसेट्स अवेलेबल हैं कि वो अपने डेट्स को पे कर सके एज दे आर ड्यू। तो लेट्स सी कि जो जे की कंपनी है उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो एसेट्स हैं वो कितने हैं। लेट्स सी द करंट एसेट हमारे पास कितने, कैश है 3925, उसके साथ हम ऐड करते हैं अकाउंट रिसीवेबल 75, तो ये हमारे पास कितने हो गए 4000। दीज आर द करंट एसेट्स जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, दैट इज़ 13,000 एंड अकाउंट पेएबल इज़ 150। सो द करंट एसेट्स इज़ 4,000 एंड द करंट लाइबिलिटीज़ आर 13,150। इट्स मीन कि जो जे लोन कंपनी है इसके एसेट जो करंट एसेट्स हैं दैट इज़ लेस दैन द करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी से कम है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसके पास इतना कैश या लिक्विड जो उनसे एसेट जो उनसे वो अवेलेबल नहीं है कि ये इसको पे कर सके। तो दैट इज़ समथिंग डेंजरस। तो जो स्टेक होल्डर हैं वो इसको देखते हैं तो आई थिंक कि वो एनालाइज करेंगे कि दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर हम टोटल एसेट्स को चेक करते हैं तो टोटल एसेट्स हमारे पास आ जाते हैं 21,650। और टोटल लाइबिलिटीज़ को अगर हम देखें तो दैट इज़ about 13,150 is the liabilities and the claim of the owner, जो ऑनर क्लेम कर सकता है दैट इज़ 8,200। तो अगर इस तरह देखा जाए तो लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए तो कंपनी के पास जो लोन कंपनीज के पास जो है वो एसेट जो है वो अवेलेबल हैं, उतने एसेट उसके पास हैं कि वो उनको सेल करके जो है वो पे कर सकता है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट does the business have assets available to pay debts as they are due। तो हम बात कर रहे हैं उनकी कि जो उसके पास करंट एसेट्स हैं, हमारे पास हमारे बिजनेस के पास करंट एसेट्स उनसे दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, दैट इज़ ओनली 4,000। लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ जो सी हैं दैट इज़ 13,150। तो बिजनेस जो से अभी इस मोड में या इस कंडीशन में नहीं है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नेट सॉल्यूशन कंपनी जो सी है दे आर इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी क्योंकि उसके जो करंट लाइबिलिटीज़ थी दैट वो कम थी और करंट एसेट जो से दैट इज़ ग्रेटर देन 4 और 5 टाइम्स। वो करंट एसेट जो है वो 5 टाइम्स ग्रेटर थे। इसका मतलब ये था कि वो अगर हम इसकी रेशो निकालें जो हम फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे तो अगर आप उसको डिवाइड करते हैं दे आर ग्रेटर दैन, ज़्यादा थे, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है नेट सॉल्यूशन। लेकिन ये जो जे लोन्स कंपनी है दे आर नॉट इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इसकी लाइबिलिटी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, दैट इज़ 3 or 4 टाइम्स ग्रेटर। तो दिस इज टोटली अपोजिट एज कम्पेयर टू द नेट सॉल्यूशन। दीज आर द टू मेन पर्पसेस कि जिसके लिए जो सा ये इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। एवेल्युएटिंग द बिजनेस, अब मैनेजमेंट का जो फोकस होता है, जो अटेंशन होती है वो किस चीज़ पे होती है, आर प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट लाइन है दैट इज़ प्रॉफिटेबल, आर द रिसोर्सिंग बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली, आर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ एफिशिएंट। सबसे पहले जो प्रोडक्ट लाइन है जो सी है मैनेजमेंट जो है वो उसको देखती है कि जो प्रोडक्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सेल दैट इज़ प्रॉफिटेबल आर नॉट। रिसोर्सेज जो से अवेलेबल हैं कंपनी में, रिसोर्सेज मीन ऑल द एसेट्स, एसेट्स आर द रिसोर्सेज, मैंने आपको पहले भी बताया था। आर दे यूटिलाइजिंग एफिशिएंटली, अब रिसोर्सेज तो आपको अवेलेबल हो गए, अब डिपेंड करता है जो ऑपरेशन किया जाता है बिजनेस का, क्या है कि वो उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट आर नॉट। क्योंकि रिसोर्सेज तो ओन कर लिए हैं, अब रिसोर्सेज तो हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी डेप्रिसिएशन है वो तो हमने चार्ज करनी है पर मंथ। तो अब रिसोर्सेज को जब ऑप्टिमल लेवल पर यूज़ किया जाता है तो तब बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जा रहा है कि नहीं यूटिलाइज़ किया जा रहा, और उसके बाद ये भी चेक किया जाता है द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ एफिशिएंट। जब रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाता है तो उसके बाद जो है वो तभी मुमकिन हो सकता है
जब प्रोडक्शन जो सी है वो एफिशिएंट हो, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाएगा तो उसके बाद प्रोडक्शन जो सी है वो आपकी एफिशिएंट जो है वो होगी। और ये सारा प्रोसेस जो है दीज ऑल प्रोसेस विल टेक यू टुवर्ड द प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो है वो आपको ले जाते हैं। और कोई भी बिजनेस जो है वो लॉस अर्न करने के लिए नहीं स्टार्ट किया जाता है। एवरी बिजनेस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, दे आर टू अर्न प्रॉफिट, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और समथिंग एल्स, शॉर्ट टर्म ये होता है कि प्रॉफिट, जब प्रॉफिट अर्न होगा तो क्या होगा कि कंपनी जो है वो डिविडेंड देगी, जब डिविडेंड देगी तो डिविडेंड की वजह से स्टॉक की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगी, जब स्टॉक की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो कंपनी जो है वो वेल्थ जो है अपनी वो मैक्सिमाइज करेगी। दीज आर द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाता है, वो इस तरह अचीव किया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले तो प्रोडक्ट लाइन को देखते हैं, उसके बाद रिसोर्सेज को देखा जाता है वो प्रॉपरली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मिस यूज तो नहीं हो रहा उन रिसोर्सेज का, एंड देन उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस को देखा जाता है कि वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही। तो जब ये सारे काम जो है इफ़ दे आर डूइंग एफिशिएंटली इफेक्टिवली तो फिर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो अचीव किया जा सकता है। Preparing the financial statement covering different period of the time. Many companies prepare financial statement at various points throughout the years. अब जैसे पहले भी बात की गई थी कि why the closing entries are necessary. Closing entry जो है वो क्यों की जाती हैं, और इसमें एक तो ये होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो मंथली तौर पे मंथली बेसिस पे जो है अपनी एंट्री जो है वो करती हैं। नेक्स्ट इज द प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवरिंग डिफरेंट period of the time. Many company prepare financial statement and various points throughout the year. अब हमने बात की थी शुरू में भी कि जो है क्लोजिंग एंट्री जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, क्लोजिंग एंट्री किस लिए की जाती हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ना किए जाएं तो क्या होता है। देखिए पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ कंपनीज एनुअली बनाती हैं, कुछ कंपनी क्वार्टरली बनाती हैं, और कुछ कंपनीज जो है वो मंथली बनाती हैं। अब क्वेश्चन एक ये जो है वो राइज होता है कि वाई एनुअली क्यों बनाया जाता है, क्वार्टरली और मंथली क्यों बनाया जाता है। तो मंथली इसलिए बनाया जाता है ऐसी कंपनी जिनका सेल वॉल्यूम जो है वो वेरी हाई हो, और जिनको वेरी क्विकली जो है ईच मंथ जो है उनको रिपोर्ट्स रिक्वायर होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि मंथली जो है अपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनाती हैं और उसको मंथली बेसिस पे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है। जिनका वॉल्यूम जो है वो मीडियम होता है, ज़्यादा लार्ज नहीं होता, या ऐसी कंपनी जिनको डिसीजन जो है लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़्यादा जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो क्या करती हैं कि वो कंपनी जो है वो क्वार्टरली बनाती हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा लार्ज नहीं होता, छोटा वॉल्यूम होता है, वेरी स्मॉल स्केल पे होता है, और वो क्या करती हैं कि वो एनुअली बेसिस पे बनाती हैं। इसमें थोड़ा सा मैं एडिशन भी कर देता हूँ, वो ये कि सम टाइम डिपेंड करता है कि कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो मंथली बेसिस पे भी बनाती हैं, एंड देन दे मेक इट क्वार्टरली बेसिस, एंड देन दे मेक इट एन एनुअली बेसिस, वो मंथली, लेकिन एट द एंड वो शो क्या करती हैं आपको एनुअली बेसिस पे करती हैं। मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं दैट इज़ फॉर वो कंपनी इंटरनल बेसिस पे बनाई जाती है। लाइक एक एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि सपोज बाटा की एक कंपनी है, बाटा शूज़ बनाती है। अब वो क्या करते हैं कि मंथली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो है, अब वो किस लिए बनाई जाती हैं, ताकि वो सेल्स चेक कर सकें कि सेल्स जो हैं हमारी कब इंक्रीज़ करती हैं। तो अगर आप जो से एडवर्टीजमेंट देखे तो बाटा की कंपनी या सर्विस कंपनी है जूते जो पाकिस्तान में बनाते हैं, बच्चों के जूते स्पेशली, वो क्या करते हैं कि जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है, जब नई क्लासेज जो है वो स्टार्ट होती हैं, रिजल्ट आना होता है, तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि जी हमें नए यूनिफॉर्म, नए बैग और नए जूते जो है वो लेकर दिए जाए। तो एट द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल जो है वो क्या करते हैं कि अपनी उसको एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स को जो है वो बढ़ा देते हैं। तो ये तो तब उन्होंने स्टेप लिया था कि जब उन्हें पता चला था कि हाँ हमारी जो सी सेल्स जो सी हैं वो मार्च और अप्रैल में बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, तब हमारी सेल जो सी हैं रिज़ल्ट आने के बाद इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो वो उन्हें
इस डिसीजन को लेने के लिए, एडवर्टीजमेंट कैंपेन को चलाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि मंथली स्टेटमेंट जो थी वो प्रिपेयर की थी। तो जब मंथली स्टेटमेंट प्रिपेयर की तो उन्हें पता चला कि यस दीज आर 2 मंथ्स, जिसमें क्या हुआ कि हमारे जो है सेल्स वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और उस रिसर्च उन्होंने डेफिनेटली की होगी, उससे पता चला होगा कि दैट द रीज़न इज़ दैट कि बच्चे जो है नई क्लास में जाते हैं, नए जो है शूज़ की उन्हें ज़रूरत होती है, तो उन्हें अपनी एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो है वो चला दी। उसके बाद अगेन वही जूतों की कंपनी ने क्या किया कि साल के बाकी मंथ्स में चेक किया कि हाँ बाकी मंथ्स में जो है क्या पोजीशन होती है। तो अगेन उन्होंने देखा कि जी सितंबर में जाके जब स्कूल खुलते हैं तो अगेन बच्चों को दोबारा जो है जूतों की ज़रूरत पड़ती है। या तो वो जूते छोटे हो चुके होते हैं या फिर जो है बच्चों अगेन विश करते हैं कि जी हमारे जो है नए जूते होने चाहिए। वो समर के बाद जो है छुट्टियों में जाते हैं, न्यू यूनिफॉर्म, न्यू स्कूल, न्यू बैग, तो वहाँ पे सेल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो तब उन्होंने क्या किया कि अगेन इस डिसीजन को, जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट्स वो क्या करती हैं, दे गिव गाइडलाइन, दे गिव क्लू टू द डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर पे हमने ये भी डिस्कस किया था, वो इंटरनली भी होते हैं, एक्सटर्नली भी होते हैं। तो जो इंटरनली डिसीजन मेकर होते हैं उन्होंने क्या किया कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो है वो चला दी कि अच्छा ठीक है, ओके दिस इज़ द मंथ, यहाँ पे हमारी सेल जो थी इंक्रीज़ होती है। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उन्हें पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि इन 2 मंथ्स में जो है एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो है फॉर बच्चों के लिए, फॉर चाइल्ड जो है उन्होंने इंक्रीज़ कर दी। इसी तरह और मंथली बेसिस पे में भी डालडा ऑयल कंपनी है, वो जो है वो भी कंपेन जो है वो क्या करती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि अच्छा दीज आर द मंथ्स, रमज़ान में हमारी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ईद के दिनों में हमारी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि इन मंथ्स में कंपेन्स चलाते हैं अपनी, ताकि उनके सेल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर सके, और ये मंथ जो है उनको डिसीजन लेने में हेल्पफुल जो है वो साबित होते हैं। इसी तरह आप आइसक्रीम की एग्जांपल ले लें तो आइसक्रीम जो है वो समर में ज़्यादा सेल होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वैसे एक सिंपल स्टेटमेंट दी जाए जनरल जो से उसमें नॉलेज में तो ये आ जाता है कि ओके यार गर्मियों में आइसक्रीम जो है वो ज़्यादा सेल होगी, सर्दियों में कम होगी, या सर्दियों में होती नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ट्रू पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है इस सारे सिनेरियो की, कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे हमें पता चल गया कि हमारा सेल वॉल्यूम जो है वो इतना है समर में, और समर के मुख्तलिफ मंथ्स में इधर इट स्टार्ट फ्रॉम द अप्रैल, मई जून में सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जुलाई अगस्त तक जाती है, एंड देन इट्स मूव टू डिक्लाइन इन द सितंबर एंड अक्टूबर, और नवंबर में जाके जो है वो मिनिमम लेवल पे चली जाती है। तो देन दे टेक डिसीजन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो डिसीजन लेता है कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन को किस तरह जो है वो चलाया जाए और उस पर कैसे जो है अपना रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। तो ये मंथली तौर बेसिस पे बनाती है फॉर इंटरनल डिसीजन, और जो एनुअली बनती है दैट इज़ यूजली फॉर द स्टेक होल्डर्स पर्पज़ के लिए यूजली वो जो है बनाई जाती है एनुअली। उसके बाद देन वी मूव, अब हमारा जो है अकाउंटिंग साइकिल जो है दैट इज कंप्लीट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। उसमें हमने क्या किया था कि लेट्स हैव अ लुक विद पिक्चर्स, के पिक्चर्स में देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था। वी हैव 9 स्टेप्स द अकाउंटिंग साइकिल। फर्स्ट हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था कि वी इंटरप्रेट एनालाइज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने एनालाइज किया, हमने जो है देखा कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो भी सकती है कि नहीं। तो हमने देखा कि वाकई जिस पैसे इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ वन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसको हमने कहा दैट इज़ द वो ट्रांजैक्शन उसकी जो है वो बस लगती है, दैट इज़ द बिजनेस एक्टिविटी। तो उसको हमने जर्नलाइज किया। सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज़ के बारे में सीखा था कि जर्नल एंट्रीज जो है वो क्या होती हैं। उसमें हमने जो है आई रिपीटेड कि हमने जो है 5 जो है वो देखे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट, 6 टाइप ऑफ अकाउंट्स देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था एसेट्स का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। डेबिट जो है वो
शो करता है। जब एसेट में इंक्रीज़ होता है तो हम डेबिट करते हैं, एसेट में डिक्रीज़ होगा तो हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज़ देखा, लाइबिलिटी में इंक्रीज़ होता है तो हम क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज़ हो तो हम डेबिट करते हैं। और इसी तरह ऑनर इक्विटी का सेम रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो लाइबिलिटीज़ के साथ होते हैं। ऑनर इक्विटी इंक्रीज़ करती है तो हम क्रेडिट करते हैं और जब डिक्रीज़ करती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। रेवेन्यू साइड पे चले गए थे, हम रेवेन्यू को देखा कि रेवेन्यू जो है जब भी रिसीव होता है, इंक्रीज़ होता है तो हम क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। एक्सपेंसेस आर यूजली डेबिट होते डेबिट हैं। जब एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ होता है तो हम डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस में से कुछ एक्सपेंसेस अगर हमारे कट डाउन हो जाते हैं या रॉन्ग एंट्री हो जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। और उसके बाद डिविडेंड जो है उसका बैलेंस जो है हमने कहा था डेबिट होता है। तो हमने जर्नल ट्रांजैक्शन जो है कर ली। उसके बाद हमने ये इन एंट्रीज को पोस्ट किया था लेजर में। तो लेजर जो से वो क्या करते हैं, दैट शोज यू द इंडिविजुअल बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। तो हमने बताया था कि अकाउंट्स जो से हैं जब जनरल एंट्रीज होगी उसमें कैश मैनी टाइम्स आया जो है, उसमें अकाउंट रिसीवेबल के जो है सो मैनी टाइम्स जो है वो आया, उसमें अकाउंट पेएबल काफ़ी दफ़ा आया। तो जो हमारे पास लेजर होते हैं वो आपको बताते हैं कि जो है इंडिविजुअल अकाउंट्स के बारे में क्या पोजीशन है। तो हम इंडिविजुअल अकाउंट्स को पोस्ट कर देते हैं लेजर में विद डेट। उसके बाद वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब वही जो लेजर अकाउंट्स है उसका हमने एट स्पेसिफिक पीरियड, अगर मंथली बना रहे हैं तो मंथली हमने उसका बैलेंस लिया और बैलेंस लेने के बाद हमने उसका जो भी बैलेंस आया हमने उसको पोस्ट कर दिया ट्रायल बैलेंस में। डेबिट था डेबिट कर दिया, क्रेडिट था क्रेडिट कर दिया। और उसके बाद हमने टोटल किया। टोटल अगर हमारा इक्वल आ गया तो इट्स मीन कि हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन जर्नल की, जर्नल से लेजर में लेके गए, लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया तो इट्स मीन कि वो सारी ट्रांजैक्शन हमारी ठीक हो गई हैं। अगर उसमें एरर आई है तो फिर हमने 4 और 5 स्टेप्स उनसे वो देखे थे कि हमने कोई रॉन्ग एंट्री कर दी थी या कोई ऐसी एंट्री जो हमने ओमिट कर दी थी या किसी में हमने डेबिट या क्रेडिट साइड पे रॉन्ग अमाउंट जो है वो पुट कर दी थी। और किसी में सम टाइम हमने ऐसा किया हो सकता है कि हमने एक एंट्री को 2 दफ़ा पोस्ट कर दिया। तो दीज आर द कॉमन एरर और मिस्टेक जो हम मेड करते हैं रिगार्डिंग मेकिंग द ट्रायल बैलेंस या पोस्टिंग में जो है हमारे पास एंट्री में ये जो आता है। तो उसके बाद हमने एरर को फाइंड किया। अगेन हम इस काबिल हो गए कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बराबर आ गया। फिर हमने क्या किया, मेक एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट। हमने ये एक ईयर के एंड की एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो की थी। उसमें अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि जो हमने एसेट्स से उनको एक्सपेंस शो किया था, जो रेवेन्यू था उसको हमने इनकम शो किया था। कुछ उसमें से हमारे पास अक्रूड एक्सपेंसेस थे, कुछ हमारे पास उनके पास अक्रूड इनकम थी। उन सारी एंट्रीज को हमने जो है एज ए एडजस्टमेंट जो है पास किया था। देन हम मूव कर गए थे एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट के बाद भी मूव टू प्रिपेयर द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया। उसके बाद मतलब एडजस्टमेंट एंट्रीज की, उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। उसको अगेन देखा कि वो इक्वल आ गया कि नहीं आया। एडजस्टमेंट इक्वल आ गई, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया। उसके बाद हम मूव किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने उसी की हेल्प से जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था वो हमने जो है प्रिपेयर की। जब वो प्रिपेयर कर ली तो देन हमने लास्ट में क्या किया कि हमने क्लोजिंग एंट्रीज की। जो हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्लोजिंग एंट्रीज की थी। टेम्परेरी अकाउंट जो से थे हमारे, ऑल रेवेन्यू, ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑल डिविडेंड अकाउंट, इन तीनों को हमने क्या किया था कि क्लोज कर दिया था। और जो परमानेंट अकाउंट थे, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, और हमारे पास रिमेनिंग रह गए थे ऑनर इक्विटी अकाउंट। तो ये हमारे पास परमानेंट अकाउंट, जो टेम्परेरी अकाउंट थे उनको हमने क्लोज करके क्लोजिंग एंट्रीज की। और उसके बाद हमने जो है क्या किया कि प्रिपेयर्ड आफ्टर क्लोजिंग द ट्रायल बैलेंस। तो हमने वो क्लोजिंग एंट्री करके 0 कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया। क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जब हमने बनाया तो फिर उसमें हमने देखा था कि हमारे पास कोई एक्सपेंस जो है वो नहीं आ रहा, कोई इनकम नहीं आ रही, कोई डिविडेंड नहीं आ रहा। हमारे पास सिर्फ जो चीज़ें कंटेन कर रहा था क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, दैट आर एसेट्स, लायबिलिटी एंड रिटेन अर्निंग। ये चीज़ें हमारे पास आई थी। दिस इज़ द होल अकाउंटिंग साइकिल जो हमारा आज कंप्लीट हो गया है।
दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो बिफोर गोइंग टू एंड आज हमने क्या किया, हमने बुक्स को जो है क्लोज कर दिया। आई रिपीट इट अगेन, टेम्प्रेरी अकाउंट्स जो से थे, ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स, ऑल एक्सपेंस अकाउंट, ऑल डिविडेंड अकाउंट्स, इनको हमने क्लोज कर दिया था। और परमानेंट अकाउंट हमारे पास रह गए थे, ऑल एसेट्स, ऑल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट जो है हमारे पास बाकी रह गया था। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन, दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमारा पूरा अकाउंटिंग साइकिल जो है ऐसी कंपनी का जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम जो है चैप्टर नंबर 6 से जो है स्टार्ट करेंगे। अप टू डेट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।